सर्वाइवल गेम सीरीज एक एक्सट्रीम रियलिटी शो है जिसमें 16 पार्टिसिपेंट्स एक महीने तक साइबेरियन टाइगर के एक दूरदराज के स्थान पर जीवित रहने की कोशिश करेंगे। इस शो में कोई मोबाइल रिसेप्शन या सप्लाई नहीं होगी और नियमों के अनुसार जो पार्टिसिपेंट्स अंत तक बने रहेगा उसे 1 मिलियन यूरो का इनाम दिया जाएगा। शो के ऑर्गेनाइजर्स मिस्टर बीस्ट ने पार्टिसिपेंट के लिए एक गोंद रखा है। अगर कोई बीच में हार मानना चाहता है तो उसे बस 3 बार गोंद बजाना होगा और एक हेलीकॉप्टर उसे घर ले जाएगा। सर्वाइवल चैलेंज के पहले दिन शो के होस्ट ने एक वार्म अप कॉम्पिटिशन रखा है जिससे सभी लोग एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सकें। इसके बाद उन्हें 2 ग्रुप में बांट दिया गया है। रात में वे पुराने लकड़ी के केबिन में आराम करते हैं और सभी पार्टिसिपेंट्स कैमरों के सामने अपनी इमेज छोड़ रहे हैं, जबकि एक आदमी सुरेन जो पिछले खेल में घायल हो गया था, अब उसका चलना भी मुश्किल हो गया है। अगले दिन सर्वाइवल गेम ऑफिशियली रूप से शुरू होने वाला था और सभी खिलाड़ियों को सुबह जल्दी गोंद की तेज आवाज से जगाया गया है। पता चला कि सुरेन जो पहले दिन घायल हुआ था अपने पैर के दर्द को सहन नहीं कर सका और कंपटीशन से उसने जल्दी बाहर निकलने का फैसला किया है। ये देख सभी की हैरानी की बात यह थी कि 10 मिनट बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई क्रू मेंबर नहीं दिखा, न ही वादे के मुताबिक हेलीकॉप्टर आया है। तब एक गंजा आदमी अपनी किस्मत आजमाने के लिए गोंद बजाता है, लेकिन परिणाम वही रहता है। जैसे जैसे दोपहर का समय नजदीक आता है सभी लोग असहज महसूस करने लगते हैं। यहाँ अब न तो कोई मिस्टर बीस्ट आया और न ही कोई कैमरामैन। तब वे सोचने लगते हैं कि क्या उन्हें खेल जारी रखना चाहिए या नहीं, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि यह एक मिस्टर बीस्ट का उन पर कोई टेस्ट हो सकता है। लेकिन एक व्लॉगर को लगता है कि उन्हें धोखा दिया गया है और वह घायल सुरेन को मुख्य कैंप ले जाने का फैसला करता है ताकि वह शो के होस्ट का सामना कर सके। एक और बंदा निकोलाई भी उनके साथ चलने के लिए तैयार होता है, पर अब बाकी लोगों के पास वापस लौटने और उनका इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कुछ किलोमीटर चलने के बाद निकोलाई और उसके साथी कैंप साइट पर पहुंचे, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि वह जगह पूरी तरह से सुनसान है। यहाँ हर जगह गंदगी बिखरी हुई थी, जिस कारण ब्लॉगर ने सोचा कि क्रू मेंबर्स की संख्या 40 से अधिक होनी चाहिए। तब उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि वे सभी अचानक कैसे गायब हो गए हैं। यहाँ निकोलाई ने पास की घास पर खून के निशान भी दिखे हैं। ब्लॉगर ने आगे देखने की कोशिश की, लेकिन वह स्टम्बल्ड होकर एक गहरे गड्ढे में गिर गया। पर जब उसने देखा कि वहां दर्जनों लाशें पड़ी हैं तो वह घबरा गया। जब वह कब्र से बाहर चढ़ा तो एक क्रू मेंबर उसके पास आया, लेकिन उसे तुरंत गोली मार दी गई। अब ब्लॉगर और अन्य लोग डर के मारे जंगल में तेजी से भागने लगे हैं। हालांकि फिर से गोली चलने की आवाज नहीं आई, लेकिन उन्हें हमेशा ऐसा लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। तब ब्लॉगर को लगा कि घायल सुरेन के साथ वे सभी मारे जाएंगे, इसलिए उसने अकेले भागने का फैसला किया है। लेकिन सुरेन की आंखें देखकर निकोलाई ने अपने साथी को नहीं छोड़ा है। उसने सुरेन को पास की एक गुफा में छिपने के लिए कहा और खुद भी वहां लेट गया है। तब दोनों ने आधे घंटे तक वहीं इंतजार किया, लेकिन कोई उनकी तलाश में नहीं आया, जिस कारण निकोलाई तुरंत वापस दौड़ा और सुरेन को गुफा से बाहर खींच लाया। अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि हत्यारा ब्लॉगर के पीछे गया है। दूसरी तरफ जब ब्लॉगर ने सोचा कि वह दुश्मन के पीछा करने से बच गया है, तभी उसे अचानक किसी ने खींच लिया है। कुछ समय बाद निकोलाई सुरेन के साथ अपने कैंप में वापस आया और बताया कि सभी क्रू मेंबर्स मारे गए हैं, पर ज्यादातर लोगों ने इसे असंभव समझा और सोचा कि शो के होस्ट ने उनके साथ मजाक किया है। पर यहाँ सुरेन गुस्से में उन्हें गालियां दे रहा था, जबकि निकोलाई बताता है कि अगर उन्हें उन पर भरोसा नहीं है तो वह खुद जाकर देख सकते हैं। एक आदमी जिसका नाम सगे था, तब उसने खुद वहां जाने का फैसला किया है, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े जंगल से कुछ लुटेरे अचानक आए और उन पर फायरिंग करने लगे हैं, जिसे देख निकोलाई ने गोलियों से बचते हुए तेजी से दौड़ लगाई। लेकिन जल्द ही वे एक खड़ी ढलान पर थम गए हैं। पर इस समय उनके पास सोचने का कोई समय नहीं था और उन्होंने ढलान से कूदने का फैसला किया है। ढलान के नीचे एक नदी थी और उनकी अच्छी किस्मत से लुटेरे उनके पीछे नहीं आए। लेकिन निकोलाई को राहत महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि लुटेरे उनके कैंप के पास ही थे। अब जैसे ही सब लोग उनका इंतजार कर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक आदमी अंदर आया और उसके पीछे व्लॉगर था जिसे पहले पकड़ लिया गया था। तब ये स्पष्ट था कि व्लॉगर ही उन्हें यहाँ लाया था, जिस कारण सभी लोग चुपचाप एक कोने में इकट्ठा हो गए हैं। तब एक लुटेरे ने विक्टोरिया को पकड़ लिया और सभी के सामने मनोरंजन करने का उसने प्लान बनाया है। इसे देख बाकी लोग गुस्से में थे, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। पर जब विक्टोरिया के पीठ पर उसने टैटू देखा तो वह थोड़ी देर के लिए रुका और विक्टोरिया ने उसे चेतावनी दी कि उसे उससे दूर रहना चाहिए। अब उसकी बात सुनकर वह थोड़ा घबरा गया और उसके साथी ने उसे चेतावनी दी कि वहां मजे करने के लिए बहुत सारे मौके हैं, जिस कारण यहाँ विक्टोरिया किसी तरह से बच गई है। लेकिन रात होने पर 3 लुटेरे फिर से सभी को इकट्ठा करते हैं और एक प्लान के साथ आते हैं, जिसमें उनमें से किसी एक को चुनने के लिए कहा जाता है जो उनकी सेवा करेगा। जब सभी चुप थे और कैमरे की ओर देख रहे थे, एक लड़की ने सोचा कि यह मिस्टर बीस्ट की एक चाल है, लेकिन उसके शब्दों के 1 सेकंड बाद उसे गोली मार दी गई है, जिसे देख उन्होंने समझ लिया कि यह कोई मजाक नहीं है और वे वास्तव में लुटेरों का सामना कर रहे हैं।
तब एक लुटेरा सुरेन को पीछे से पकड़ लेता है और उसे 5 सेकंड के भीतर एक लड़की चुनने के लिए मजबूर करता है। अब जैसे ही समय खत्म होता है, सुरेन ने पास में खड़ी माशा को चुना है। तब जैसे ही माशा को पकड़ा गया वह डर गई और कांपने लगी और उसके पैंट भी गीली हो गई है। बाद में वे माशा के शरीर को सींगों से बांध देते हैं और उसके साथ भयानक हरकतें करने लगते हैं, जबकि माशा की चीखें सबको सुनाई देती हैं। यहाँ हर कोई गुस्से से भर जाता है, लेकिन कोई भी उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं करता। कुछ समय बाद वे माशा को बाहर खींचते हैं और उसके साथ बारिश में मजे लेने वाले हैं कि तभी अंधेरे से कोई बाहर आता है और दोनों लुटेरों को गिरा देता है। ये निकोलाई और सगे हैं जो पहले कब्र की तलाश में थे। अब घर के अंदर मौजूद लुटेरों को कुछ गलत होने का एहसास होता है, पर इस समय विक्टोरिया को मौका मिलता है और वह लुटेरे के ऊपर कूद जाती है, लेकिन उसे जल्दी से फेंक दिया जाता है। लेकिन इस समय गंजा आदमी उसकी मदद करता है और दोनों मिलकर उन्हें काबू में कर लेते हैं। तब माशा को आखिरकार बचा लिया गया और बाहर एक लुटेरे की सांसें थम गई थीं और दूसरा कहीं गायब था। अब केवल एक लुटेरा घर के अंदर था और सभी ने समझ लिया कि यह एक सर्वाइवल शो नहीं है, बल्कि जंगल में शिकार और हत्या का एक खूनी खेल है। बाद में निकोलाई लुटेरे को जगाने के लिए आगे बढ़ा और पूछा कि क्या शो के क्रू मेंबर्स मारे गए थे, पर लुटेरे ने पागलपन से हंसते हुए पूछा कि क्या उन्हें पता है कि वे कहाँ हैं। माशा, जिन्होंने उनके साथ घिनौना काम किया, अब उसकी आंखों में गुस्सा था, जिस कारण उसने जमीन से सींग उठाया और डाकू के सीने में घुसा दिया है। यहाँ निकोलाई और अधिक सवाल पूछना चाहता था, लेकिन डाकू ने केवल इतना कहा कि वे सभी मरने वाले हैं। एक भयानक रात के बाद गंजा आदमी और कुछ लोग लुटेरों के शवों को दफनाने चले गए हैं, जिसके बाद निकोलाई के कहने पर एक ग्रुप ने क्रू कैंप की ओर लौटने का फैसला किया है। थोड़ी देर बाद वहां आने पर निकोलाई को आश्चर्य हुआ कि जिस गहरे गड्ढे में कल शव भरे हुए थे वह अब खाली था, जिस कारण सभी लोग इसे मजाक समझते हैं। लेकिन निकोलाई ने देखा कि चारों ओर सूखे खून के धब्बे हैं और उसे यकीन हो गया कि यहाँ कुछ अजीब हुआ है। तब बाकी लोग इसे नजरअंदाज करते हैं और खाने की तलाश करने लगते हैं। बाद में विक्टोरिया ग्रुप से दूर चली जाती है और एक कंप्यूटर चालू करती है। जब उसने ऑर्गेनाइजर्स की सूची देखी तो उसने एक अजीब मुस्कान दिखाई। फिर उसने अपनी गर्दन में छिपा एक USB ड्राइव निकाला और कंप्यूटर का डेटा कॉपी करने लगी है। यहाँ ये स्पष्ट था कि कंपटीशन में भाग लेना उसके प्लान का हिस्सा था। जब वह अपना काम पूरा करके मुड़ी तो उसने अचानक एक जंगली भेड़िया देखा जो एक कटे हुए हाथ को चबा रहा था, पर विक्टोरिया धीरे धीरे मेज पर रखे स्प्रे कैन की ओर बढ़ी है। जैसे ही भेड़िया उस पर कूदने वाला था, उसने स्प्रे को लाइटर से जलाया और आग की लपटों से डरकर भेड़िया जंगल में भाग गया है। थोड़ी देर छानबीन करने के बाद जब ग्रुप इकट्ठा हुआ, जंगल से जंगली भेड़ियों की दहाड़ सुनाई दे रही थी, इसलिए उन्होंने पहले सामान को कैंप वापस ले जाने का फैसला किया है। अब बहस करने का समय नहीं था, सबसे महत्वपूर्ण ये तय करना था कि उन्हें अगला कदम क्या उठाना है, क्योंकि कल एक लुटेरा भाग गया था और वह उनके बाकी साथियों के साथ यहाँ आ सकता है। अब उनके पास केवल 3 पुरानी राइफलें और कुछ ही गोला बारूद था। तब उन्होंने इस एरिया को छोड़ने का फैसला किया है। अगर वे नदी के किनारे से चलते हैं तो उन्हें आसपास के निवासियों से मिलने की संभावना थी। तभी घायल सुरेन लंगड़ाते हुए आया। सभी ने सोचा कि अगर वे सुरेन को अपने साथ ले जाएंगे तो वे ज्यादा दूरी तय नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने सुरेन को यहीं पर छोड़ने का फैसला किया ताकि वह बचाव का इंतजार कर सके। सुरेन डर से कांपते हुए पूछता है कि अगर लुटेरे वापस आए तो वह क्या करेगा, पर साम्योन ने केवल यही जवाब दिया कि उसे उनसे लड़ना होगा। इस तरह बाकी लोग अपने साथी को छोड़कर नदी की ओर बढ़ने लगे हैं। माशा, जो पिछले रात को भुला नहीं पा रही है, उसने अचानक कहा कि वह यहीं रहने वाली है। अब वे 3 लोग, जिनमें निकोलाई भी शामिल है, क्योंकि वह उन दोनों को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता है। रात में जब निकोलाई और उसके साथी केबिन में सो रहे थे, तभी उनका दूसरा ग्रुप, जो जंगल में बाहर सोने के लिए मजबूर हैं, तभी वे एक भेड़िया के झुंड द्वारा जाग गए हैं। तब जल्द उन्होंने मशालों से भेड़ियों को डराने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, पर गंजा आदमी समय पर गोली चलाकर भेड़ियों को भगा देता है। एक रात के बाद ग्रुप नदी के साथ आगे बढ़ता रहता है, लेकिन जब वे एक लकड़ी के पुल को पार कर रहे थे, 2 लोग एक फिसलते हुए साथी को बचाने की कोशिश में नदी में गिर गए हैं। इस उथल पुथल में गंजा आदमी चट्टान से टकराकर बेहोश हो गया है, लेकिन उसकी अच्छी किस्मत से नीचे की धारा धीरे धीरे शांत हो गई और दोनों लकड़ी का सहारा लेकर बच गए हैं। जिसके बाद टीम ने जल्दी से गंजे आदमी को किनारे पर खींच लिया है, जिससे उसकी जान बच गई है। तभी उन्होंने देखा कि एक छोटी लड़की नदी के किनारे एक पेड़ के ठूंठ पर बैठी है। हालांकि वह अजीब वाइब दे रही थी। सभी ने उसका पीछा किया और आधे घंटे बाद वे एक गांव में पहुंचे, जिस कारण उन्हें राहत महसूस हुई है। गांव के लोग यहाँ मिलनसार लग रहे थे और जब भी वे किसी से मिलते तो उनको नमस्ते करते थे। जल्द ही छोटी लड़की उन्हें गांव के बुजुर्ग मुखिया के पास ले गई, जिसने उनका स्वागत किया है। पर गंजा आदमी भूखा था और पहले कुछ खाना चाहता है, लेकिन मुखिया उसे मना कर देता है। वह कहता है कि साफ होने के बाद ही वे खाने का आनंद ले सकते हैं।
हालांकि उन्हें यह थोड़ा अजीब लग रहा था, फिर भी सभी खुद को साफ करने के बाद लोग खाने की मेज के चारों ओर इकट्ठा हुए हैं। तब गांव के मुखिया ने सभी के लिए एक ब्रेड को तैयार किया है। यहाँ वे थोड़े निराश थे, लेकिन उनकी भूख ने ब्रेड को कुछ ही मिनटों में गायब कर दिया है। जिसके बाद गंजा आदमी मुखिया से कहता है कि कुछ मांस खाने को मिलता तो बढ़िया होता, और गांव के मुखिया ने गंजे आदमी को बताया कि चिंता न करें, मांस जल्द ही आएगा। जैसे ही उसने ये कहा, सभी लोग चक्कर खाकर टेबल पर बेहोश हो गए हैं। तब यहाँ ऐसा लगता है वे लोग खुद शिकार हो गए हैं। जब वे फिर से जागे तो उन्होंने पाया कि वे एक बड़े गहरे कुएं में हैं। तब साम्योन ने मुस्कुराते हुए कहा कि इस कुएं में मांस जल्द मिल सकता है, जिसके बारे में मुखिया बात कर रहा था। तब सगे मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन इस अलग थलग मानव भक्षक गांव में उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। लेकिन उन्होंने जीवित रहने की उम्मीद नहीं छोड़ी और ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन कुआं अब भी ऊंचा था, जिस कारण और वे कई बार नीचे आ रहे थे। बाद में विक्टोरिया ने सभी को चेतावनी दी कि इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात ऊर्जा को बचाना है। सैंड्रा, एक एक्ट्रेस, उसने कहा कि वह एक प्रसिद्ध सेलिब्रिटी है और अगर उन्हें छोड़ दिया गया तो वह किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार है। हैरानी के लिए ऊपर से किसी ने जवाब दिया और केवल सैंड्रा को ऊपर आने की इजाजत थी। थोड़ी देर बाद एक रस्सी की सीढ़ी नीचे की गई है। यहाँ जाते वक्त सैंड्रा ने वादा किया कि वह किसी भी कीमत पर सभी को बचाएगी, लेकिन एक पूरा दिन बीत गया और कुएं के ऊपर से कोई हलचल नहीं हुई, जिस कारण अब टीम उम्मीद छोड़ चुकी है। रात में विक्टोरिया ने जमीन से एक मोटा अर्थवर्म निकाला, उसे लार से गीला किया और बिना हिचकिचाहट के अपने मुंह में डाल लिया है। पर बाकी लोगों के पास भूख को सहन करने के अलावा कोई चारा नहीं है। अगली सुबह गांव वालों ने रस्सी के साथ एक बड़ा लोहे का बर्तन नीचे लटकाया। जब गंजे आदमी ने उसे देखा तो वह खुशी से लगभग रो पड़ा है, लेकिन लोहे की अंगूठी और मांस में सुनहरी बालों ने सभी को दूर रहने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि ये सब सैंड्रा की चीजें थीं। पर गंजा आदमी हालांकि बेखबर था और मांस का एक टुकड़ा चबाते हुए जोर देकर कह रहा था कि यह सुअर का मांस है। सगे, जो उसकी बकवास सुनकर गुस्से में फट पड़ा और फिर लोहे के बर्तन से गंजे को तब तक पीटा जब तक उसका शरीर कांपने न लगे। सिन फिर से दूसरी तरफ मुड़ता है। माशा, एक दयालु लड़की जिसे पहले लुटेरों ने शिकार बनाया था, पर अब उसने पहले ही सुरेन को माफ कर दिया है, जिसने उसे उस खतरे में डाल दिया था। पता चला कि माशा एक चच परिवार में बड़ी हुई थी और कभी भी किसी अनजान आदमियों के साथ नहीं रही थी। रात में जब माशा खिड़की के पास सो रही थी, उसे लगा कि कोई उसे चुपचाप घूर रहा है। जब उसने ध्यान से देखा तो वह वही लुटेरा था जिसे उसने सींग से मारा था। उस दिन के बाद से वह कई बार उसे दिखाई देने लगा है। चाहे दिन हो या रात, वह हमेशा उसे गुस्सैल भरी आंखों से घूरता रहता है। अब माशा पूरी तरह से टूट गई है, क्योंकि उसे यकीन था कि वह आदमी उससे बदला लेना चाहता है। इसलिए उसने खुद की रक्षा के लिए हथियारों की तलाश शुरू कर दी। यहाँ उसके साथी हैरानी में थे, ये साबित करने के लिए कि ये केवल उसका भ्रम है। तब उन्होंने माशा को उस जगह पर भी लाया जहां उसे दफनाया गया था। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो माशा बेहोश हो गई, क्योंकि उस लुटेरे की लाश गायब हो गई थी। तब सभी के पैरों से जमीन खिसक गई। अगले दिन जब सब लोग खाने की तलाश में जंगल में निकल गए, माशा ने फिर से उसे घर के बाहर देखा। डर के मारे, इससे पहले कि वह कुछ सोच पाती, उसे वह अपने सामने दिखाई देने लगा है, जिस कारण उसने लैंप उस पर फेंका और खुद भी घर के साथ जलने लगी है। जब उसके साथी वापस लौट आए तो देखा कि सब कुछ जल चुका है। माशा, जो दयालु लेकिन भ्रम का शिकार बन चुकी थी, आग में जलकर मर गई। उनके एकमात्र घर के राख होने के बाद निकोलाई और बाकी लोग होस्ट के कैंप में रात बिता सकते हैं। निकोलाई, जो गार्ड ड्यूटी पर था, अचानक उसने अंधेरे में किसी को दौड़ते हुए देखता है। ये शो का होस्ट था, जो घायल था और लोगों से चिल्ला रहा था कि उसे यहाँ से बाहर निकालें। दूसरी ओर कुएं में फंसे लोगों को 2 दिन तक अनदेखा किया गया। जब वे निराशा में डूब गए, तभी ऊपर से एक रस्सी की सीढ़ी नीचे आई और लोग जल्दी से कुएं से बाहर आकर पाया कि वे और कोई नहीं बल्कि निकोलाई और उनके साथी है, जिसमें शो का होस्ट भी शामिल हैं। ये पता चला कि निकोलाई ने पिछले रात होस्ट की सलाह पर कैंप को छोड़ दिया था और इस दूरदराज के गांव की ओर वे आ गए थे। पर यहाँ आने के बाद सभी को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि सभी गांव वाले गायब हैं। यहाँ तक कि सैंड्रा, जिसे वे पहले मरा हुआ मान गए थे, वह भी जीवित थी, लेकिन वह एक कमरे में फंसी हुई थी। हालांकि जब विक्टोरिया और सगे पीछे की तरफ गए तो उन्होंने काटने के बोर्ड पर बिखरे मांस के टुकड़े देखे। इस समय शो का होस्ट डर के मारे दौड़ता हुआ आया और कहा कि उसने पिछले रात कैमरे पर कुछ भयानक रिकॉर्ड किया था। शो की शुरुआत से पहले वह और उसके साथी जंगल में घूमने गए थे। जब वे कैंप लौटे तो उन्होंने पाया कि उनके सभी मेंबर जमीन पर बेहोश पड़े थे। शुरुआत में उसे लगा कि सभी मजाक कर रहे हैं, लेकिन वे लोग धीरे धीरे उठकर उनके पास ज़ोंबियों की तरह आने लगे। तब विक्टोरिया हंसने लगी, यह मानते हुए कि यह सब उनके साथ एक मजाक चल रहा है। लेकिन अगले पल उन्होंने कैमरे पर देखा कि अंधेरे में गोलीबारी की बौछार चल रही है, जिसमें सभी स्टाफ को मौके पर ही गोली मार दी गई है। तब होस्ट ने मरे होने का नाटक किया और मुश्किल से भाग निकला। इससे ये भी पता चलता है कि जब वे लोग अगले दिन जागे और कैंप पर आए तो उन्हें कोई स्टाफ क्यों नहीं मिला।
सब लोग इस कहानी पर अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि साम्योन ने जोर देकर कहा कि यह शो के होस्ट द्वारा जानबूझकर बनाई गई एक धोखाधड़ी थी ताकि शो को और अधिक रोमांचक बनाया जा सके। तब साम्योन ने सभी को होस्ट को बांधने के लिए उकसाया। उसने कहा कि जब ये परेशानी में होगा तो बाकी स्टाफ इसे बचाने जरूर आएगा। निकोलाई ने बताया कि 2 लुटेरों की लाश वास्तव में गायब है, पर सगे ने सोचा कि शायद उन्हें जंगली भेड़ियों ने खाया होगा, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड्स को देखकर ऐसा नहीं लगता है। तब लंबी चर्चा के बाद बिना किसी बात को समझ पाए उनके पास बाहर जाकर गंजे आदमी को दफनाने के अलावा कोई चारा नहीं था। सगे, जिसने गंजे आदमी को इतना पिटा कि उसकी मौत हो गई थी, पर अब भी वह कोई पछतावा नहीं कर रहा था। लेकिन जब सभी लौटे तो उन्होंने पाया कि पेड़ से बंधा होस्ट गायब था और जमीन पर खींचने के निशान थे। तब निकोलाई ने तुरंत लोगों को उसे नदी के किनारे घास में उसे ढूंढने को कहा है, पर उन्हें वहां सिर्फ होस्ट के बॉडी पार्ट पाए जो चीर फाड़ कर दिए गए थे। उसे देखने के बाद सभी में घबराहट फैल गई और अब उन्होंने सोचा कि यह कोई और चाल नहीं हो सकती। तभी किसी ने देखा कि नदी के पार कुछ लोग उन्हें ही घूर रहे थे और उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे। जब उन्होंने उन पर पत्थर फेंके तो वे जरा सा भी नहीं हिले है। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि यह लोग आखिर क्या बला है। पर जैसे ही वे नदी को पार करने लगे, सभी ने महसूस किया कि ये ज़ोंबी हैं। तब वहां से भागकर वे छिपने के लिए कोई जगह न होने के कारण वे एक पास के केबिन में भाग गए हैं। सभी के दिल जोर से धड़कने लगे हैं। तभी अचानक बाहर से एक आवाज आई, नीचे झुक जाओ। और अगले पल गोलियों की बौछार ने सभी ज़ोंबियों को गिरा दिया है। लेकिन इसके बाद एक धुएं का ग्रेनेड फेंका गया जिससे सभी बेहोश हो गए हैं। और जब केबिन का दरवाजा खोला गया तो सैनिकों की एक टीम अंदर आई है। बाद में जब तातियाना बेहोशी से जागी तो उसने पाया कि उसके साथी अपने बिस्तरों से उठ चुके हैं। तब वह चारों ओर हैरानी से देखती है और अगले कमरे में उसने एक आदमी को कांच की खिड़की में धक्का देते हुए देखा है। तब बिना सोचे समझे तातियाना ने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की, पर गलियारे के दोनों ओर कई बंदर रखे गए थे। तभी एक अधिकारी आया और उसे अपने साथियों में शामिल होने के लिए कहा है। ये पता चला कि यह एक सीक्रेट रिसर्च सेंटर था। जब तातियाना एक कमरे में गई तो उसने देखा कि उसके साथी खाना खा रहे हैं। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल ने देखा कि सभी इकट्ठा हो गए हैं और उन्हें बताया कि ये खुफिया जगह एक रिसर्च लैब है और हाल ही में एक वैज्ञानिक ने एक नए खोजे गए वायरस को एक बंदर में इंजेक्ट किया था, पर बंदर ने उसके बाद कोई भी हरकत करना बंद कर दिया, मानो वह मर गया हो। लेकिन जब वैज्ञानिक ने उसके शरीर को छुआ तो वह उसे काटकर फिर से जीवित हो गया था। तब सुरक्षा के लिए लैब ने वायरस को मारने के लिए एक जहरीली गैस को छोड़ा और यह गैस जल्द हवा में फैल गई और आसपास के क्षेत्र में भी कई किलोमीटर तक चली गई। ये वही दिन था जब शो के होस्ट जंगल में आए थे और सभी स्टाफ संक्रमित हो गया था और जल्द ज़ोंबी में बदल गया था। तब वायरस के और फैलाव को रोकने के लिए रिसर्च बेस ने सभी इन्फेक्टेड को खत्म करने का आदेश दिया था, पर इसके बाद जो हुआ वह ठीक वही था जो होस्ट ने रिकॉर्ड किया था। जैसे जैसे वायरस गैस फैलती गई, गाँव के निवासी भी ज़ोंबियों में बदल गए थे। ये सब समझाने के बाद कर्नल ने अचानक विषय बदल दिया और एक्ट्रेस सैंड्रा से कहा कि लैब में उसके कई फैन हैं और वे उसके साथ एक फोटो लेना चाहते हैं। तब सैंड्रा ने भी हाँ कहा, जबकि बाकी लोग कर्नल के साथ लैब का दौरा करने लगे हैं। ग्लास रूम में गंजा ज़ोंबी वही वैज्ञानिक था जिसे बंदर ने काटा था। हालांकि वह दिमाग से जीरो है, फिर भी वह लगातार मांस की तलाश में रहता है। इस समय किसी ने उनके अपने परिवारों को यहाँ बुलाने का सुझाव दिया, लेकिन कर्नल ने बताया कि लैब पूरी तरह से सीक्रेट है और बाहरी दुनिया से संपर्क करना मना है। अब वायरस के फैलाव को रोकने के लिए कर्नल ने सभी को याद दिलाया कि वे एक वसीयत लिख लें, क्योंकि सैंड्रा को आइसोलेशन रूम में देखकर सभी चिंतित थे कि क्या उनका भी हाल ऐसा ही होने वाला है। इसी समय टेस्ट रिजल्ट जारी किए गए जिसमें केवल 3 लोग निकोलाई, सगे और एलेना इन्फेक्ट नहीं पाए गए हैं, जिससे सभी हैरान थे। जल्द ही कुछ सैनिक आए और निकोलाई, सगे और एलेना को ले जाने लगे और सभी की हैरानी के लिए बचे हुए वे सैंड्रा के साथ रूम में पहुंचे हैं। ये पता चला कि ये 3 असली इन्फेक्टेड थे, पर कर्नल ने उन्हें धोखा देने के लिए झूठ बोला था ताकि वे आइसोलेशन रूम में जा सकें। लेकिन अब भी इससे ज्यादातर लोग खुश नहीं थे, खासकर तातियाना, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। तभी कमरे में एक अलार्म बजा और कर्नल ने सभी को बताया कि वायरस हद से ज्यादा भयानक तरीके से फैल रहा है और उन्होंने जल्दी से लैब को खाली करने का निर्णय लिया है। तब सभी लोग निकोलाई और बाकी लोगों से एक आखिरी बार मिलने आए हैं। पर जैसे ही वे लैब को छोड़ने वाले थे, सुरेन ने अचानक एक हथियार पकड़ लिया। उसने निकोलाई के साथ रहने का फैसला किया है, जैसे कि निकोलाई ने कभी उसे नहीं छोड़ा था। तब तातियाना भी उनके साथ आ गई है, लेकिन कर्नल ने उन्हें याद दिलाया कि लैब अब हमेशा के लिए बंद होने वाली है। और अब भी जब उन्होंने देखा कि वे नहीं मान रहे हैं, तो कर्नल को बाकी लोगों के साथ लैब को छोड़ना पड़ा है। इस बीच सुरेन और वे आइसोलेशन रूम की ओर दौड़े और उन्होंने कांच की ढक्कन को तोड़ने के लिए अपनी बंदूकें चलाईं और जल्द वे लैब के मेन गेट की ओर दौड़ने लगे हैं। पर वे एक कदम पीछे रह गए और देखा कि लोहे का दरवाजा बंद हो गया है। तब उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला है। तब सगे ने सोचा कि दोनों दरवाजे एक साथ जुड़े हुए हो सकते हैं, क्योंकि अंदर का दरवाजा जब भी बंद होता है
तभी बाहर का दरवाजा खुल सकता है। तब बिना किसी हिचकिचाहट के सगे ने अंदर का दरवाजा बंद कर दिया और उसने अपने साथियों को बचाने के लिए उसने खुद को अंदर बंद कर दिया है। पर जैसे ही अंदर का दरवाजा बंद हुआ, बाहरी लोहे का दरवाजा अपने आप खुल गया है। बाद में 5 लोग जो भाग निकले वे खुशनसीब महसूस नहीं कर रहे थे, क्योंकि यह एक साथी की जान के बदले में वे बच गए थे। पर आगे आने के बाद वह हैरानी में पड़ गए, क्योंकि वह जंगल में फिर से सगे से मिले हैं। उसे देखते ही सभी खुश हो गए और पता चला कि सगे वास्तव में लैब में बंद होने के बाद गैस से बेहोश हो गया था, लेकिन उसकी जान नहीं गई थी। पर उसके जागने के बाद उसने एक भागने के लिए एक और रास्ता ढूंढ लिया था। यहाँ किसी को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने अनुमान लगाया कि ये शो के होस्ट द्वारा जानबूझकर किया गया था, ताकि कंपेटिटर्स की संख्या बनी रहे जिसे देखने वाले पसंद करते हैं। जब सभी चर्चा कर रहे थे कि खेल का अगला राउंड कब शुरू होगा, तभी उन्होंने देखा कि पास में एक पीली बस खड़ी है और अब शायद उनकी भागदौड़ भी खत्म होने वाली है। लेकिन सभी की निराशा के लिए बस पहले से ही छोड़ दी गई थी और वह चालू नहीं हो रही थी। लेकिन इसके अंदर थोड़ा खाना था, जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिली है। जब सगे लकड़ी इकट्ठा करने वापस आया तो उसे अचानक अपने हाथ में दर्द महसूस हुआ। तब उसने अपनी आस्तीन चढ़ाई और देखा कि वहां एक सुई का निशान था। यह उसने तब लिया था जब वह गैस से बेहोश होने वाला था। पर सगे ने किसी को यह नहीं बताया। जैसे ही वह पैनिक होने लगा, उसने जंगल में एक छिपी हुई लकड़ी की नाव खोजी और इसके जरिए वे नदी से होकर इस जगह से भाग सकते थे। तभी नदी पर कोई दिखाई दिया, जिस कारण सभी ने लकड़ी की नाव को नीचे रख दिया और छिप गए हैं। जब उन्होंने छोटी नाव डॉक की तो 3 लोग एक बक्सा लेकर किनारे पर आए हैं। हालांकि ये 3 आदमी बुरे नहीं लग रहे थे। उन्होंने कहा कि वे मिनरल सैंपल्स इकट्ठा करने आए हैं और वे एक्सप्लोरेशन टीम जियोलॉजिस्ट हैं। तब लकड़ी के बक्से में अजीब पत्थरों को देखकर उन्होंने भी अपनी सतर्कता कम कर दी, ये सोचकर कि ये अजनबी कोई खतरा नहीं है। तब निकोलाई ने एक आदमी से जानकारी मांगी, जिसने मैप पर उनकी लोकेशन को दिखाया है। यदि वे नदी के नीचे की ओर चलते हैं तो वे एक समुद्री शहर तक पहुंच सकते हैं, जहां से भागने की संभावना है। तब सभी खुश थे और जश्न मनाने लगे। लेकिन जब वे अगले दिन जागे तो उन्हें पता चला कि 3 जियोलॉजिस्ट ने चुपचाप लकड़ी की नाव ले ली थी और वे भाग गए थे। अब एक बार फिर से भागने का अवसर उनके हाथ से निकल गया है और बार बार मिलने वाली हार ने सभी को तोड़ दिया है। तब सगे और निकोलाई एक दूसरे को दोष देने लगे हैं और लगभग झगड़ने लगे हैं। पर सुबह होते ही उनकी कहानी में एक और मोड़ आया है। इस बार एक जनजाति का समूह आया। समूह का नेता, जो एक जनजाति का मुखिया था, उसने निकोलाई को देखकर उसे गर्म चाय का एक कप पेश किया और सभी को अपनी जनजाति में आमंत्रित किया है। हालांकि निकोलाई ने उन अजनबी पर आसानी से भरोसा नहीं किया है और उसने कहा कि वे एक छोटे शहर की ओर जाना चाहते हैं और बिना किसी हिचकिचाहट के मुखिया ने भी उन्हें कुछ दूरी तक ले जाने की पेशकश की है। पर मुखिया ने अचानक पूछा कि क्या उन्होंने 3 चोरों को देखा है जिन्होंने जनजाति का सोना चुराया था। तब निकोलाई को तुरंत एहसास हुआ कि वह टीम जियोलॉजिस्ट का जिक्र कर रहा है। अब जैसे ही निकोलाई इनकार करने वाला था, मुखिया के लोग चोरों द्वारा छोड़ी गई टूटी नाव को खोज लेते हैं, जिस कारण अब सभी मुश्किल में थे और अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पा रहे थे। तब मुखिया ने जोर देकर कहा कि निकोलाई और उसके लोग चोरों के साथी हैं और अब उसने उनसे चुराए गए सोने की मांग की है। अब अगर कुछ भी बोला जाए तो मरने का खतरा बढ़ने वाला था, जिस वजह से सगे ने कुछ सोचते हुए कहा कि वह चोरों को जानता है और वह उनका सोना वापस दिला सकता है। तब मुखिया ने उन्हें एक मौका देने का फैसला किया और 3 महिलाओं को बंदी बनाया गया, जबकि निकोलाई, सगे और लंगड़े को नाव में सोना वापस लाने के लिए शामिल किया गया है। तब मुखिया ने अपने बेटे को उनकी निगरानी के लिए भेजा ताकि कोई भागने की कोशिश न कर सके। पर अचानक सैंड्रा, जो गाड़ी में बंद थी, झांक कर बोली कि सुरेन की पैर पर चोट है, जिस कारण उसे यहीं रहने दिया जाए और वह उनके साथ जाने की बात करती है। तब कुछ सोचने के बाद मुखिया ने सहमति दी। हालांकि सुरेन गुस्से से भरा हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि वे वापस नहीं आने वाले हैं। जिसके बाद नाव तेज थी और उन्होंने जल्दी से चोरों की लकड़ी की नाव को एक टीले पर देखा। तब वे जल्दी से उतरे और चोरों के निशान का पीछा करने लगे हैं। तब एक क्लियरिंग में उन्होंने चोरों को आराम करते हुए पाया, पर अचानक मुखिया का बेटा निकोलाई पर बंदूक तान देता है। ये पता चला कि वह पहली बार शहर गया था, जहां उसने शहर का रंगीन माहौल देख वह हैरान हो गया था। इसलिए उसने चोरों के साथ मिलकर जनजाति का सोना चुराने की साजिश की थी। तब गुस्से में निकोलाई और उसके साथियों ने चोरों पर हमला किया, क्योंकि उन्हें सोना वापस लाना था, वरना उनके साथी मारे जाने वाले हैं। तब सैंड्रा भी उन पर टूट पड़ी है। हालांकि हथियार लेने के दौरान निकोलाई ने गलती से बंदूक चला दी, जिससे सैंड्रा की कंधे में गोली लग गई है, जिसे देख सगे तुरंत गुस्से में आया और मुखिया के बेटे से हथियार छीन लिया और बिना दया के 2 चोरों को गोली मार दी है। तब निकोलाई तुरंत जंगल में भागा और बाकी चोर को पकड़ने के बाद वह सोने को भी उनसे छीन लेता है। लेकिन जब निकोलाई अपने साथियों के पास लौटा तो सगे ने अपना मन बदल लिया है। तब वह सैंड्रा को शहर के अस्पताल ले जाना चाहता था, जबकि इसके अलावा मुखिया का बेटा अब मर चुका था और उनके दोस्त की रिहाई के लिए उसे साथ होना जरूरी था। तब निकोलाई वहां छोड़ चुके किसी भी साथी को खोना नहीं चाहता था।
बातों ही बातों में अचानक सैंड्रा ने निकोलाई को एक भारी वार से बेहोश कर दिया है, क्योंकि उसके घर में एक बेटी थी और वह यहाँ बेकार में मरना नहीं चाहती थी। सोने को पैक करने के बाद सगे और सैंड्रा शहर की ओर चल पड़े हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें आराम करना पड़ा है और सगे ने अपने हाथ पर एक इन्फेक्शन का घाव दिखाया है। ये पता चला कि अस्पताल जाने की उसकी जिद का एक हिस्सा खुद का इलाज भी करना था, पर जैसे ही वे ढलान से नीचे उतर रहे थे, सैंड्रा ने अपना संतुलन खो दिया और वह पहाड़ी से गिर गई है। तब सगे ने उसके घावों की जांच की और पाया कि उसका दर्द मौत से भी बदतर है, जिस कारण उसने सैंड्रा के हाथ को पकड़ा, ये सोचते हुए कि उसे दुख से मुक्त करना ही एक आखिरी रास्ता बचा है। इस बीच निकोलाई भी वहां आया और जो भी हो रहा था उसे देखकर वह हैरान रह गया है। तब गुस्से में सगे ने एक गन उठाई, लेकिन पाया कि उसमें गोलियां नहीं थीं, जिस कारण दोनों एक दूसरे के साथ अपनी पूरी ताकत से लड़ने लगे हैं। इस भयानक लड़ाई में दोनों एक दूसरे को तब तक मारते रहते हैं जब तक निकोलाई एक पेचकश निकालकर सगे के सीने में नहीं घुसा देता है। जब निकोलाई ने देखा कि सगे मर रहा है तो उसे कोई खुशी नहीं हुई, बल्कि पछतावे में अपनी निराशा को बाहर करने के लिए उसने एक चीख निकाली है। जब निकोलाई सोने के साथ कैंप में लौटा तो उसके साथियों ने उसे बताया कि मुखिया अपने लोगों के साथ पहले ही जा चुका था। ये सुनकर निकोलाई को तब एहसास हुआ कि जो सोना वह लाया था वह केवल एक बेकार पत्थर था और यह सब मुखिया द्वारा बिछाई गई एक जाल थी। इस खेल में कंपेटिटर जैसे कठपुतलियां थे जिन्हें जानबूझकर एक दूसरे को मारने के लिए उकसाया गया था। तब निकोलाई ने उन घटनाओं के बारे में सोचा जो उनके साथ हुई थी, जैसे कि ज़ोंबीज का आना, लुटेरे, सीक्रेट लैब और यह जनजाति कबीला। ये सब कोई संयोग नहीं था। वहीं कर्नल की निगरानी में विक्टोरिया और बाकी लोगों को यह नहीं पता था कि वे अभी भी खेल का हिस्सा हैं। जब वे एक सुरंग में पहुंचे तो अचानक एक विस्फोट हुआ है और जब विक्टोरिया बेहोशी से जागी तो उसने देखा कि कोई शवों को हिला रहा है। जब वह अपने साथियों के साथ फिर से मिली तो उनके साथ केवल एक सैनिक था और एक कंपेटिटर, उनमें एक लड़की मरीना गायब थी, जिस कारण साम्योन ने कहा कि वह अभी भी जीवित होनी चाहिए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ है। अपने चोटिल होने के बावजूद भी टीम ने रास्ते पर आगे बढ़ना जारी रखा है और जल्द ही वे एक सुनसान शहर में पहुंचे हैं जहां सभी इमारतों पर जलने के निशान थे और इसकी बनावट 60 के दशक की तरह लग रही थी। साथ ही पूरा शहर सुनसान था और इंसान का कोई निशान नहीं था। बने रहने के लिए लाइक करें, एम करते सिर्फ 1000 लाइक का।